नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। फ्रेंड बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो आपके नेट फर्स्ट पेपर में आने वाले हैं दिसंबर बैच में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं जल्दी जल्दी आपको 30 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ज्यादा नहीं फ्रेंड, 30 क्वेश्चन करवा दूंगा फ्रेंड। ये अगर आपने कर लिया तो निश्चित है कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, मेरा दावा फ्रेंड। तो बने रहिए मेरे साथ। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको टॉपिक पे लेकर चलता हूँ। चलिए फ्रेंड। हाँ, तो यहां देखेंगे फ्रेंड। हाँ, बार बार बताया हूँ फ्रेंड, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो उसके विषय में थोड़ा जानना जरूरी है। तो नेट फर्स्ट पेपर में जानते हैं जनरल चीजें पूछी जाती हैं, तो इसमें से मैंने कुछ चीजों को उठाया, जैसे कंप्यूटर इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह की आईसीटी से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ, तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां शोध का प्रथम चरण क्या है। शोध का प्रथम चरण क्या है, आप देखेंगे क्या, साहित्य सर्वेक्षण, डेटा संग्रह, समस्या चयन, रिपोर्ट लेखन। तो बताइए शोध का प्रथम चरण क्या है। सभी लोग जानते होंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या होगा, समस्या का चयन करना। तो सी फॉर चेन्नई हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, सी फॉर चेन्नई। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि रिसर्च में परिकल्पना का क्या होती है, रिसर्च में परिकल्पना क्या होती है, क्या होता है, ठीक है। आप बताइए मुझे परिकल्पना क्या है, बस 2 सेकंड में आप बता सकते हैं मुझे परिकल्पना क्या है फ्रेंड। याद रखिएगा, परीक्षण योग्य कथन, सैंपल चयन, डेटा संग्रह, अंतिम निष्कर्ष। क्या होता है परिकल्पना, क्या है, परीक्षण योग्य कथन। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में फ्रेंड। हाँ, यहां देखिए क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है या कहते हैं, बताइए। कंप्यूटर का मस्तिष्क एक बच्चा भी बता देगा, इतना इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। क्या है बता रहे हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, मॉनिटर है, क्या है, बताइए इनमें से कौन सही है। इसमें से आंसर आपका सही हो जाएगा सी, सी फॉर चेन्नई। तो सीपीयू इज द मदर ऑफ कंप्यूटर। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी फ्रेंड देखते हैं, आईसीटी का पूरा नाम क्या है। आईसीटी का पूरा नाम क्या, बताइए मुझे। कह रहे हैं इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। बताइए क्या बता रहे हैं, आंसर क्या सही होगा इसका। इसका आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड बी। बी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शोध की मुख्य विशेषता क्या है। शोध की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए मुझे। हाँ, यहां देखते हैं क्या है, व्यक्तिगत राय। क्या दिया, व्यक्तिगत राय, सतही अध्ययन, त्वरित उत्तर, व्यवस्थित प्रक्रिया। बताइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। ये व्यक्तिगत राय तो गलत है, सतही अध्ययन ये गलत है, त्वरित उत्तर ये भी गलत है। क्या हो जाएगा, व्यवस्थित प्रक्रिया फ्रेंड। तो डी फॉर डेलही। ठीक है फ्रेंड, डेलही। तो आंसर डी सही हो जाएगा आपका। यहां कह रहे हैं क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग कि रैम का पूरा नाम क्या है। इतना आसान क्वेश्चन है ना। ये हो जाएगा, रीड एक्सेस मेमोरी दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रन एक्सेस मेमोरी है, रियल एक्सेस मेमोरी है। बताइए क्या होगा फ्रेंड। यह हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। 6 का बी सही हो जाएगा। कुछ बेसिक से क्वेश्चन आए फ्रेंड, बाकी और टफ क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको मैं। चलिएगा, हाँ, शोध में डेटा विश्लेषण के बाद क्या होता है। कह रहे हैं 7वां क्वेश्चन नंबर 7, शोध में डेटा विश्लेषण के बाद क्या होता है। आपने डेटा को विश्लेषण या डेटा का विश्लेषण कर लिया, उसके बाद क्या होगा, है ना, साहित्य सर्वेक्षण, निष्कर्ष निकालना, समस्या चयन, सैंपल। बताइएगा शोध में डेटा विश्लेषण के बाद जो डेटा मिला है उसको विश्लेषण करने के बाद क्या हो जाएगा, बताइए। 7 का फ्रेंड हो जाएगा बी सही है। क्या हो जाएगा, बी, बी फॉर बॉम्बे। जब आपके पास कोई डेटा आएगा, उसका विश्लेषण हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए बी फॉर बॉम्बे।
तो बी सही हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है बताइए मुझे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रबंधन, डेटा स्टोर करना, इंटरनेट ब्राउजिंग, प्रिंटिंग, क्या है बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? इसका काम यही है फ्रेंड, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रबंधन करना। आंसर ए सही हो जाएगा, ए फॉर अम्बेडकर नगर। ठीक फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रबंधन। चलिए आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वालिटेटिव रिसर्च का आधार क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च का आधार क्या है? कि सांख्यात्मक डेटा, सांख्यिकी, गणनात्मक गुणात्मक विवरण, ग्राफ, क्या है बताइए। आंसर बताइए जल्दी, फटाफट बताइए फ्रेंड, फटाफट बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां देखिएगा, गुणात्मक विवरण हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक विवरण। चल आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है? या एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऐसे बना सकते हैं, शायद इसको टाइप करने में थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। चलिएगा, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है, या एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ऐसे आप बना सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या डिवाइस ड्राइवर है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है, ऐसे कह सकते हैं, बताइए। एमएस वर्ड क्या है? अरे यार, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं। आगे चलिएगा। शोध समस्या का चयन के लिए मुख्य मानदंड क्या है? शोध समस्या चयन के लिए मुख्य मानदंड कौन से हैं, क्या है? ठीक, केवल रुचि, कम लागत, व्यवहार्यता और महत्व, लंबा समय, बताइएगा क्या होता है, तुरंत बताइए फ्रेंड। केवल रुचि, कम लागत, व्यवहार्यता और महत्व, लंबा समय, बताइए। तो यहां फ्रेंड आंसर हो जाएगा सी आपका, क्योंकि शोध समस्या चयन के लिए अगर आपकी व्यवहार्यता सही नहीं है और इसका महत्व नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनेगा। चलिएगा, IPv4 में कितने बिट होते हैं, है ना, 12 का। IPv4 में कितने बिट होते हैं बताइएगा, बताइए, तुरंत बताइए। 16 बिट, 32, 64, 128, बताइएगा, तुरंत बताइए। यहां हो जाएगा फ्रेंड 32 बिट होता है। IPv4 में कितने बिट होते हैं? 32 होता है, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। शोध में सैंपल क्या है? शोध में सैंपल क्या है बताइए। छोटा प्रतिनिधि समूह, पूरा समुदाय, केवल पुरुष, केवल महिलाएं, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन टफ भी है, आसान भी नहीं। शोध में सैंपल क्या है? छोटा प्रतिनिधि समूह, पूरा समुदाय, केवल पुरुष, केवल महिलाएं, बताइए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तुरंत बताइए। यहां हो जाएगा फ्रेंड छोटा प्रतिनिधि समूह। आंसर क्या हो जाएगा? छोटा प्रतिनिधि समूह। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां देखिए, WWW का पूरा नाम क्या है? आसान है, वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ है वर्ल्ड वाइड वेब? यहाँ दिया, सी दिया है, 14 का सी सही हो जाएगा फ्रेंड। ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब सही आंसर इसका, इसमें ज्यादा दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलिए, यहां क्या कह रहे हैं, रिसर्च में नैतिकता का अर्थ क्या है? रिसर्च में नैतिकता का
अर्थ क्या है? तेज काम करना, ईमानदारी और सहमति, गुप्त डेटा, अधिक खर्च। आसान है, आसानी से बता सकते हैं आप। अगर आप तुक्का लगाएंगे तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? आपको रिसर्च में नैतिकता वही सिखाती है कि आप ईमानदार रहिए और अपनी सहमत दीजिए अगर कोई चीज सही है, अगर नहीं सही है तो मत दीजिए। अच्छा, आगे चलते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? बताइए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, होम टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज है। यहां से क्वेश्चन फ्रेंड बना था, 2022 में आया था ये क्वेश्चन। 2022 से क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं आ रहा किस दिन का है, लेकिन है। बताइए क्या हो जाएगा? HTML का पूरा नाम क्या है? हो जाएगा फ्रेंड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो A फॉर अम्बेडकर नगर फ्रेंड। ठीक है, चलिए आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपके इतना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए फ्रेंड। शोध डिजाइन का उद्देश्य क्या है? शोध डिजाइन का उद्देश्य क्या है? बताइए। डेटा बर्बाद करना, रिपोर्ट छापना, साक्षात्कार लेना, प्रक्रिया नियोजित करना। चलिए बताइए क्या मित्रों, बताइए इसका आंसर। बताइए, बहुत ही आसान है। बताइए। डेटा बर्बाद करना, रिपोर्ट छापना, साक्षात्कार लेना, उसके बाद प्रक्रिया नियोजित करना। तो आंसर डी सही हो जाएगा। डी फॉर डेल्ही फ्रेंड। तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी। आगे चलते हम लोग। यहाँ क्या कह रहे हैं? लैन का पूरा नाम क्या है? बहुत आसान है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कहाँ गया है? लोकल एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क। नो, यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क, ए फॉर अम्बेडकर नगर। चलिए आगे चलते हम लोग। यहां देखिएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में उपयोग है ना, क्या उपयोग होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में? आप इसका क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में उपयोग साक्षात्कार, केस स्टडी, प्रश्नावली और आंकड़े, अवलोकन। बताइए मुझे, अवलोकन। 19 का आंसर बताइए फ्रेंड जल्दी। 19 का आंसर बताइए। साक्षात्कार, केस स्टडी, प्रश्नावली और आंकड़े, अवलोकन। तो यहां आंसर हो जाएगा सी। सी फॉर चेन्नई फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन पे आ गए। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? अधिक खर्च, धीमी गति, अधिक हार्डवेयर, कहीं से भी पहुंच। तो आंसर बता सकते हैं, बहुत ही आसान है फ्रेंड। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? इससे कार्य कैसे होगा, इससे आसानी कैसे हमारे कार्यों को कर देगा ये? बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहाँ पहले कह रहे हैं अधिक खर्च, धीमी गति, अधिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कहीं से भी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यही है फ्रेंड कि इसे कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं से भी यहां तक पहुंच बना सकते हैं। तो डी फॉर डेल्ही फ्रेंड। आंसर सही हो जाएगा आपका डी। डी फॉर डेल्ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां देखिएगा मित्रों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का मुख्य प्रावधान क्या था? हाँ, आप लोग शायद पढ़े होंगे इसको डिटेल से कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का मुख्य प्रावधान क्या था? बताइए। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे ला रहा हूं जो आपने नहीं सुना होगा। सीनेट का आकार बढ़ाना, विश्वविद्यालयों के शासी निकायों का पुनर्गठन करना, सभी कॉलेजों को बंद कर देना, उपकुलपति का चुनाव समाप्त करना। बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। ठीक है, बताइए। यहां देखिए, अंग्रेजों का एक नियम आया था, क्योंकि जो विश्वविद्यालय थे तो उसमें भारतीय लोग भी थे।
है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नियम बनाया कि इसका पुनर्गठन किया जाए। पुनर्गठन, लॉर्ड कर्जन जो था ना, सर लॉर्ड कर्जन, वही इसका मास्टरमाइंड था। ऐसे पुनर्गठन किया और भारतीय प्रोफेसरों को निकालना शुरू कर दिया। ज्यादातर जो प्रोफेसर थे तो अंग्रेज हो गए, ताकि उनको शासन करने में आसानी हो, इसलिए विश्वविद्यालय के शासी निकायों का पुनर्गठन किया गया था। प्रावधान था कौन सा, 1904 का प्रावधान था। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में प्राथमिक शिक्षा कब शुरू होती है। इतना आसान क्वेश्चन है यार। भारत में प्राथमिक शिक्षा कब शुरू होती है, 3 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 10 वर्ष की आयु से, 14 वर्ष की आयु से। बताइए, आंसर हो जाएगा यहाँ फ्रेंड 6 वर्ष की आयु से। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके, 6 वर्ष की आयु से। चलिएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए चलते हम लोग आगे देखते फ्रेंड। हाँ, यहां देखिएगा क्या कह रहे हैं, विकसित भारत का शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 में कितनी परिषदें गठित होंगी। में कितनी, 2025 में कितनी परिषदें गठित होंगी। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 में कितनी परिषदें गठित होंगी। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1, 2, 3, 4, बताइएगा। आंसर बहुत ही आसान है फ्रेंड, तुरंत बताइए, तुरंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बताइए। सी फॉर चेन्नई। याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 में कितनी परिषदें गठित होंगी, तो 3 परिषदें गठित होंगी। तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा जब इसकी क्लास लूंगा मैं। कह रहा व्यावसायिक शिक्षा के लिए मुख्य दस्तावेज कौन सा है। बताइए, जो व्यावसायिक शिक्षा है ना, व्यावसायिक शिक्षा के लिए मुख्य दस्तावेज कौन सा है, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राथमिक शिक्षा अधिनियम। ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है फ्रेंड, फिर भी आसान है, बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है कि व्यावसायिक, अगर आपको व्यावसायिक कार्य करना है ना, तो कौन सा दस्तावेज चाहिए आपको, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो सभी के पास है, लेकिन ज्ञान नहीं, उसके साथ साथ कुछ वर्क करने के स्किल होने चाहिए, जैसे स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, अगर ये सही है आपकी, तो आसानी से आप क्या कहीं भी काम कर सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं फ्रेंड। जहां क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम कब पारित हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम कब पारित हुआ, तो तुरंत बताइएगा मित्रों। 1947 में, 1956 में, 1904 में, 2009 में। तो आंसर तुरंत फटाफट बताइए फ्रेंड, तुरंत बताइए आंसर, है ना। कब हुआ पारित, हो जाएगा ये 47 गलत है, 1904 गलत है, 9 गलत है, ये 1956 हो जाएगा फ्रेंड, बी फॉर बॉम्बे। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरटीई, क्वेश्चन नंबर 26 है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के लिए है। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के लिए, बताइएगा। हाँ, 6 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। ध्यान से देखिएगा, आंसर आराम से करिएगा, ठीक है। बताइए फिर किसके लिए है, 6 से 14 वर्ष के लिए। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के लिए है, तो किसके लिए है, 6 से 14 वर्ष के लिए। आंसर बी सही हो जाएगा फ्रेंड, बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
यहां क्या कह रहे हैं फ्रेंड, ये देखिएगा 27 पे क्या कह रहे हैं, उच्च शिक्षा में एआईसीटीई का प्रबंध किससे है? एआईसीटीई का प्रबंध किससे है? उच्च शिक्षा की बात हो रही है फ्रेंड, उच्च शिक्षा में एआईसीटीई का संबंध किससे है बताइएगा? प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से, व्यवसायिक शिक्षण से, साहित्य शिक्षा से फ्रेंड, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहां हो जाएगा एआईसीटीई क्या है? एआईसीटीई क्या है बताइएगा? तकनीक शिक्षा है, ठीक है, से संबंध रखता है। चलिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कुलपति की नियुक्ति कैसे होती थी? है ना, नियुक्ति कैसे, तो कैसे होती थी? जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कुलपति की नियुक्ति कैसे होती थी? याद रखिएगा, चुनाव से, राज्यपाल द्वारा, छात्रों द्वारा, कॉलेजों द्वारा, कैसे होती है बताइए भाई? आप बता सकते हैं आसानी से इसको, बताइए। बहुत ही आसान है। आंसर हो जाएगा क्या? चुनाव से गलत, आंसर आपका हो गया राज्यपाल द्वारा, ये सही है, राज्यपाल द्वारा किया जाता था, जो कि राज्यपाल अंग्रेज के ही होते थे। छात्रों द्वारा ये गलत है, कॉलेजों द्वारा ये गलत है। चलिएगा, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। चलते फ्रेंड लास्ट पेज पे। हाँ, यहां हम लोग आगे कहा, क्वेश्चन नंबर 29 पे आगे। 29, केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षा की क्या पद्धति है? हा? क्या पद्धति? अच्छा, व्याख्यान आधारित है, गतिविधि आधारित है, परीक्षा आधारित है, किताबी, है ना, या किताब आधारित है? आप बताइए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षा की क्या पद्धति है ना? तो आप आंसर बता सकते हैं तुरंत, बहुत आसान तरीका है फ्रेंड, बहुत ही आसान है, तुरंत बताइए, बोलिए। तो यहां फ्रेंड ये आंसर व्याख्यान आधारित, ये गलत हो जाएगा आपका। गतिविधि आधारित है, ये सही हो जाएगा। परीक्षा आधारित नो, किताबी नो। तो आंसर बी सही हो जाएगा फ्रेंड, बी फॉर बॉम्बे। चलिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, विकसित भारत का बिल में चिकित्सा शिक्षा शामिल है? विकसित भारत बिल में चिकित्सा शिक्षा शामिल है या नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ पूरी तरह, नहीं अलग है, केवल स्नातक, केवल स्नातकोत्तर। तुरंत बताइएगा भैया, तुरंत बताइएगा। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, विकसित भारत बिल में चिकित्सा शिक्षा शामिल है कि नहीं है? तुरंत बताइए, तुरंत आंसर दीजिए फ्रेंड, तुरंत आंसर दीजिए, बोलिए। कह रहा हाँ पूरी तरह, बी नहीं अलग है, केवल स्नातक, केवल स्नातकोत्तर। बताइए भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत बताइएगा, तुरंत। आंसर हो जाएगा बी, विकसित भारत बिल में चिकित्सा शिक्षा शामिल नहीं है, ये उससे अलग है। ठीक, तो फ्रेंड अगले टॉपिक पे चलते हैं। कोई टॉपिक है नहीं? तो साथियों खत्म हो गया ये। मैं थोड़ा बोलते बोलते थक गया था, आवाज नहीं निकल रही थी यार, ठंडी लग रही है ज्यादा। तो आपका 30 क्वेश्चन हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो फ्रेंड, इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरा भी कुछ हौसला बढ़ाइए यार। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।